हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स का हम 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। अब इस चैप्टर का आज के इस वीडियो में 10 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। याद रखेंगे, हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में 100% लड़ने के चांसेस हैं। तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और केवल देखना नहीं है दोस्त, कॉपी पेन लेकर बैठना है, एक एक टॉपिक को सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये सभी हम करा रहे हैं, ठीक है ना। तो चुंबकत्व एवं द्रव्य VVI सब्जेक्टिव को हम देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव आता है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक के बीच अंतर स्पष्ट करें। मतलब विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में हमें अंतर बताना है। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर, तो या तो आप अंतर के लिए ऐसे ऊपर विद्युत चुंबक का अंतर लिख दें और नीचे अस्थायी चुंबक का अंतर लिख दें, या आप एक साइड इधर बना लें एक साइड इधर और बीच में एक क्या कर दें, एक रेखा खींच कर भी आप कर सकते हैं, बट हमने ऐसे कर दिया है। चलिए अब एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला अंतर क्या है, विद्युत चुंबक क्या होता है। याद रखेंगे, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। विद्युत चुंबक क्या है, एक शक्तिशाली चुंबक होता है, मतलब कह सकते हैं बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होता है। और जो अस्थायी चुंबक होता है ये थोड़ा विद्युत चुंबक के तुलना में ये थोड़ा कम अस्थायी होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, विद्युत चुंबक जो है ना, ये विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो ही ये उत्पन्न होता है विद्युत चुंबक। यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित न करें, विद्युत धारा न दें, तो विद्युत चुंबक उत्पन्न नहीं होगा। जबकि जो अस्थायी चुंबक है ना, ये प्राकृतिक द्वारा मिला हुआ होता है और ये नियत होता है। इसकी जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो नियत होता है, हमेशा इक्वल होता है, ठीक है ना, लगभग। उसके बाद जो हमारा क्या होता है, अब एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है, देखिए विद्युत चुंबक में इसमें अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है। मतलब अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल इसमें होता है, ठीक है ना। मतलब विद्युत चुंबक एक शक्तिशाली चुंबक है, ठीक है ना। जबकि इसमें हम कह रहे हैं कि अस्थायी चुंबक में यह कम शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है। मतलब इनमें कम शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है। दूसरी बात इसमें कह रहा है, इसकी शक्ति को कुंडली में फेरों की संख्या को परिवर्तित करके हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब कुंडली में फेरों की संख्या को हम घटाकर या बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ाया जा सकता है इसकी शक्ति को। मतलब सिंपल सी बात करें ना, तो कुंडली में जो फेरों की संख्या है, कुंडली में फेरों की जो संख्या है, फेरों की संख्या है वो समानुपाती होती है चुंबकीय शक्ति के, चुंबकीय शक्ति के, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये हमसे कहा जा रहा है कि देखिए कुंडली में फेरों की जो संख्या है ना, वो चुंबकीय शक्ति के बराबर होता है। मतलब यदि फेरों की संख्या को अगर हम बढ़ाएंगे, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो चुंबकीय शक्ति बढ़ेगा, फेरों की संख्या घटाएंगे तो चुंबकीय शक्ति घटेगा। तो वही कहा जा रहा है कि इसकी शक्ति कुंडली में फेरों की संख्या में परिवर्तन करके बढ़ाया जा सकता है। परिवर्तन मतलब होता है घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, पर याद रखें घटाएंगे तो चुंबकीय शक्ति घटेगी और बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि इसकी शक्ति क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, एक समान रहता है। अगला कह रहा है इसमें धारा बंद, ठीक है ना, धारा के बंद होते हैं। मतलब विद्युत चुंबक में विद्युत धारा बंद होते ही चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो चुंबकीय गुण जो है वो सब समाप्त हो जाएगा, परंतु यह अधिक दिनों तक अपना चुंबकीय गुण बनाए रख सकता है। इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, ठीक है ना, और तब भी ये अपना गुण जो है ना, चुंबकीय गुण, ये अपना वैसे का वैसा ही रखा रहता है, ठीक है ना। तो ये है जी इन दोनों का 3 अंतर हमने बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है। दूसरा, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लव चुंबकीय पदार्थों की परिभाषा तथा गुण लिखिए। ये हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लव चुंबकीय पदार्थों का परिभाषा भी देना है, उसके साथ साथ इसका गुण भी हमें लिखना है।
तो परिभाषा पहले देख लेते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी मतलब पदार्थ वह होते हैं, यहां पे वे रहेगा, वे प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं, ठीक है ना। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबक की ओर प्रतिकर्षित होते हैं, जो प्रबल चुंबक की ओर क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। इसका मतलब समझ गए ना कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबक की ओर क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। मतलब मजबूत यदि चुंबक है, जो ये एक चुंबक है, ठीक है, NaOH, तो यहाँ पे अगर मजबूत ये चुंबक है ना, तो इससे वो पदार्थ क्या होंगे, दूर हटेंगे, प्रतिकर्षित होंगे। तो वही कहा जा रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब कि वे पदार्थ जो प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब दूर हटते हैं, तो उस पदार्थ को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका गुण आप याद रखेंगे, गुण क्या है, प्रतिचुंबकीय मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस में भी पाए जाएंगे, द्रव में भी और गैस अवस्था तीनों में पाए जाएंगे। उसके बाद दूसरा गुण है इनकी अपेक्षा, मतलब इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एकांक से कम होती है। एकांक मतलब एक से कम होती है, ठीक है ना, याद रखेंगे, एक से कम। सिंपल सी बात यहाँ पे कहा गया कि आपेक्षिक जो चुंबकशीलता होता है वो एक से कम होता है, किसकी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। अगला हमारा कह रहा है कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है, प्रवृत्ति का मान छोटा और ऋणात्मक होता है। मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान छोटा भी होता है और ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अगला दूसरा हमारा आता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अब अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं तो समझिएगा, वे पदार्थ जो प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब वे पदार्थ जो प्रबल चुंबक की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे, उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, ये एक प्रबल चुंबक है, इसका नॉर्थ और साउथ ये ध्रुव है, और ये एक पदार्थ है। तो ये क्या है, ये प्रबल चुंबक की ओर ये पदार्थ आकर्षित होगा। तो ऐसा पदार्थ जो प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, मतलब इसके पास आते हैं, तो उस पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि लोहा हो गया, Fe, ये सभी क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अगला इसका देखिए, इसका गुण हम देख लेते हैं। तो गुण में हमने क्या लिखा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी ठोस होते हैं, द्रव और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता एकांक से थोड़ी अधिक होती है। मतलब सिंपल सी बात है कि एक से अधिक होता है। क्या एक से अधिक होता है, देखिए इसमें आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कम था, परंतु जो अनुचुंबकीय पदार्थ है इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से अधिक होता है। एक को ही तो एकांक कहते हैं ना, वही बात है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान छोटा और धनात्मक होता है। याद रखेंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है वो छोटा और ऋणात्मक होता है, ठीक है ना, छोटा और ऋणात्मक होता है। परंतु जो अनुचुंबकीय पदार्थ है इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति का मान छोटा तो होता है परंतु धनात्मक होता है, ठीक है ना। अंतिम हमारा आता है जो है लौह चुंबकीय पदार्थ। अब लौह चुंबकीय पदार्थों का मतलब कि वह पदार्थ जो दुर्बल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। मतलब जो कमजोर चुंबक है उसकी ओर भी आकर्षित हो जाएंगे, ठीक है, तो उस पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, आकर्षण मतलब होता है चिपकना। तो वह पदार्थ जो दुर्बल चुंबक की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे, मतलब चिपकेंगे, तो उसी को ही हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे इसका गुण भी आप जान लें, सबसे पहला होता है प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, रावादार ठोस होते हैं। मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, वो प्रकृति में पाए जाने वाले रावादार ठोस की तरह होते हैं। अगला आता है इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से बहुत अधिक होती है, मतलब एक से बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है,
ठीक है ना। इसमें क्या था, अधिक ही केवल था, परंतु इसमें और भी अधिक होता है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति याद रखेंगे धनात्मक और बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। देखिए इसमें छोटा ऋणात्मक, इसमें छोटा धनात्मक, परंतु इसमें क्या है, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है ना, मतलब बहुत बड़ा और धनात्मक होता है। तो ये है जी इसका मतलब, हमने परिभाषा गुण जान लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौ चुंबकीय पदार्थों की परिभाषा और गुण हमने जान लिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पे अभी नहीं बताया हूँ, अब वो मैं बताऊँगा भी नहीं, वो आपको बताना है हमें, क्या वो है हमारा यहाँ पे बेस्ट रहेगा जो है एग्जाम्पल। इनका हमने एक भी एग्जाम्पल बताया जी, नहीं बताए, तो आपको हमें कमेंट सेक्शन में इन सभी का एग्जाम्पल बताना है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय तत्व, चुंबकीय तत्व का मतलब क्या है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनके कारण, मतलब वह पदार्थ, ध्यान से आप समझेंगे, वह पदार्थ जिससे क्या होता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र के दिशा, मतलब वह पदार्थ जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और दूसरा एक और चीज हम पता लगा सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, ठीक है ना। मतलब वे पदार्थ, वे चुंबकीय पदार्थ, मतलब वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिमाण का स्पष्ट रूप से, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से या पूर्ण रूप से क्या लगा दें, पूर्ण रूप से पता करता है, पूर्ण रूप से क्या, पूर्ण रूप से इसकी जानकारी देता है ना, तो वो विशेष स्थान ही उस पदार्थ का क्या कहलाएगा, चुंबकीय गुण कहलाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, समझिएगा, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से समझेंगे, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिस राशि के से प्राप्त होता है, उन्हें उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं। राशि कहें या पदार्थ आप कह सकते हैं, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वह स्थान जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण का पूर्ण रूप से क्या होता है, पूर्ण रूप से उसका ज्ञान होता है, पूर्ण रूप से जो राशि पता करती है, वह राशि उसका क्या कहलाएगा, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कहलाते हैं। एक लाइन का परिभाषा है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे याद रखेंगे इसके तीन, मतलब यहाँ पे होते हैं चुंबकीय तत्व, कितने होते हैं, चुंबकीय तत्व तीन होते हैं। एक होता है द्विपात का कोण, मतलब द्विपात, दूसरा होता है नति या इसे हम नमन कहते हैं, और तीसरा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो ये तीन आपके चुंबकीय क्या होते हैं, चुंबकीय तत्व होते हैं। स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक छड़ चुंबक, ध्यान से समझेंगे, एक छड़ चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझाइए। एक छड़ चुंबक, यहाँ पे एक हम छड़ चुंबक पहले ले लेते हैं। ये हमने एक छड़ चुंबक ले लिया, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने इसको मोटा कर लिया जिससे कि समझ में सभी को दिखाई भी दे स्पष्ट रूप से। ये हमने एक छड़ चुंबक ले लिया है, जो है इसका ध्रुव है N और S, ये हमारे पास छड़ चुंबक है। अब देखिए ये, इसे हम क्या कहेंगे, यह हमारे पास क्या है, एक चुंबक है। अब हम इसका जानते हैं ये एक चुंबक है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, ठीक है। ये एक चुंबक है और ये एक चुंबक है, तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। अब हम इस चुंबक के यहाँ पे एक चुंबकीय सुई को लाते हैं, ये हमारे पास एक चुंबकीय सुई है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक क्या है, एक चुंबकीय सुई है। तो जब किसी चुंबक को चुंबकीय सुई के क्या रखा जाए, चुंबकीय सुई के समांतर रखा जाए, समांतर, यहाँ पे समांतर भी हम लिख सकते हैं, समांतर, ठीक है ना।
जब किसी चुंबक को चुंबकीय सुई के समांतर रखा जाए तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे हम इस स्थिति को ही अच्छी स्थिति कहेंगे। और जब किसी चुंबक को, ये मान लेते हैं ये चुंबक है, तो जब किसी चुंबक को, ये नॉर्थ और ये साउथ है, और जब किसी चुंबक को चुंबकीय सुई के, यहाँ पे ये चुंबक है, ये चुंबकीय सुई है, तो जब किसी चुंबक को चुंबकीय सुई के लंबवत रखा जाएगा, लंबवत रखा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस स्थिति को ही हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, निरक्षीय स्थिति कहेंगे। ये सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। चलिए मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि किसी छड़ चुंबक, ये एक हमारे पास छड़ी चुंबक है, छड़ चुंबक, ये छड़ चुंबक हमने फिगर बनाया है। तो किसी छड़ चुंबक के चारों ओर उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये तो हमने बताया ही कि किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, यह भी ना हमने बताया। तो किसी छड़ चुंबक के चारों ओर उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही बात है। जब चुंबकीय सुई को, ये क्या है, चुंबकीय सुई है, यही ना है जी चुंबकीय सुई, ये हमने नाम नहीं लिखा है, बट चुंबकीय सुई तो हम बता ही रहे हैं उस समय से, ये हमारे पास चुंबकीय सुई है। तो कह रहा है कि जब चुंबकीय सुई को किसी बार चुंबक के ध्रुव की रेखा में रखा जाता है, ये चुंबक के ध्रुव ही तो हैं, तो चुंबक के ध्रुव की रेखा में रखा जाता है, रेखा मतलब समांतर रखा जाता है, तो इस स्थिति को अच्छी स्थिति कहते हैं, इस स्थिति को अच्छी स्थिति कहते हैं। जब चुंबकीय सुई को, देखिए, जब चुंबकीय सुई को चुंबक के ध्रुव के लंबवत रखा जाता है, चुंबक के ध्रुव के लंबवत रखा जाता है, लंबवत रखा जाता है, तो इस स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहते हैं, ठीक है ना। तो यही बात हम बोल रहे हैं, परिभाषा एक बार पढ़ेंगे ना याद हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हमारा आता है यहाँ पे कि किसी स्थान पर आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं। अब आभासीय नमन कोण क्या होता है जी, यहाँ पे हमने लिख दिया है, ध्यान से समझेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर, ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के अलावा किसी अन्य याम्योत्तर में नमन कोण के मान को ही हम आभासी नमन कोण कहते हैं, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। मतलब किसी चुंबकीय याम्योत्तर के अलावा किसी अन्य याम्योत्तर के नमन कोण के मान को ही हम आभासीय नमन कोण कहते हैं। और यहाँ पे आभासीय नमन कोण 10 लैम्डा डेल, यहाँ पे 10 डेल बाई कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे डेल डैश है ना, 10 डेल डैश, यहाँ पे आप याद रखेंगे ये डेल डैश है, ये क्या है, ये है आभासी नमन कोण, और यहाँ पे जो डेल है ये क्या है, नमन कोण है, और यहाँ पे, ठीक है ना, ये दो पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। चलिए अगला हमारा आता है चुंबकीय विभव। चुंबकीय विभव को परिभाषा दें। अब चुंबकीय विभव क्या होते हैं जी, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य चुंबकीय विभव कहलाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये परिभाषा लिखा गया है, ध्यान से आप समझेंगे। ये हमारे पास एक चुंबक है, तो मान लेते हैं कोई चुंबक होगा, ठीक है ना, तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये हम मान लेते हैं सपोज दैट ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर हमने एकांक उत्तरी ध्रुव ले लिया है, ये क्या है, एकांक उत्तरी ध्रुव है। तो जब ये हमारे पास n का मान 1 है ना, +1, तो एकांक उत्तरी ध्रुव है, और ये कहाँ पर है, अनंत पर है। अनंत मतलब बहुत ही दूर है, पता नहीं है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में
किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? चुंबकीय विभव कहलाता है। परिभाषा आप नहीं बोल देंगे कि एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य चुंबकीय विभव कहलाता है। वही लिखा गया, एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य चुंबकीय विभव कहलाता है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे चुंबकीय विभव याद रखेंगे, चुंबकीय विभव V W बाई क्या होता है? ध्रुव प्राबल्य होता है। ध्रुव प्राबल्य मतलब हम M लिख सकते हैं यहाँ पे। M मतलब यहाँ पे कोई भी ध्रुव हो सकता है, तो ये आप याद रखेंगे। V W बाई M, ठीक है ना। ठीक है, जहाँ V क्या है? चुंबकीय विभव है, W क्या है? किया गया कार्य है, M क्या है? M है ध्रुव प्राबल्य, मतलब ये जो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं उसमें से कोई भी एक ध्रुव। ठीक है ना, यही है जी। स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अगला आता है नमन कोण से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे है चुंबकीय आघूर्ण को समझाइए। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। नमन कोण, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे 3 हम अक्ष बना लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, एक ये अक्ष, एक ये अक्ष, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्षैतिज तीव्रता है हमारी, क्षैतिज तीव्रता। ये हमारी ऊर्ध्वाधर तीव्रता है। ठीक है, जब क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता, ये इसका परिणामी तीव्रता है। तो जब क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता की ये परिणामी तीव्रता है, तो हम यही कह रहे हैं कि पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता की परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाती है, इस कोण को ही हम क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। ध्यान से आप समझिएगा, परिभाषा हम क्या बोल रहे हैं। ये क्षैतिज तीव्रता ये वाली ही रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर तीव्रता को दर्शा रहा है, ये इसका परिणामी तीव्रता है। तो हम ये कह रहे हैं पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है, उस कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। वही लिखा गया है, पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है, उस कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। अगला हमारा आता है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण क्या होते हैं? तो यहाँ पे लिखा गया है, किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य तथा चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। मतलब ये चुंबक है ना, ये हमारे पास चुंबक है, इसका नॉर्थ और ये साउथ, ये ध्रुव है, और इसकी बीच की ये क्या है? चुंबकीय लंबाई जो है वो 2L है। तो हम यही कह रहे हैं कि जो चुंबकीय आघूर्ण जो होते हैं, चुंबकीय आघूर्ण जो को हम M से भी दर्शा देते हैं, तो चुंबकीय आघूर्ण जो M होते हैं वो चुंबकीय मतलब ध्रुव प्राबल्य, इन दोनों में से कोई एक ध्रुव, तो इसको स्मॉल m से हम दर्शा दे रहे हैं। तो ध्रुव प्राबल्य तथा उनके बीच की जो क्या है? चुंबकीय लंबाई है, चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 2mL हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। हम यही कह रहे हैं कि किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य तथा चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि चुंबकीय आघूर्ण भी आपको समझ में आ गई होंगी। और ये याद रखेंगे, ये कौन सी राशि होती है? तो ये एक अदिश राशि होती है। चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, स्टील और नर्म लोहे के क्या है? नर्म लोहे के चुंबकीय गुण का तुलना करें। तो स्टील और हमें क्या इसका? स्टील और लोहे की तुलना करना है।
तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहला क्या लिखा है, पहला लिखा है यह उच्च धारिता यानी लंबे समय तक चुंबकत्व बनाए रखता है। स्टील क्या है, लंबे समय तक अपना चुंबकीय गुण स्थापित रखा रहेगा, ठीक है ना। जबकि ये क्या होता है, लोहा होता है वो कम धारिता, कम धारिता का मतलब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर जल्दी चुंबकत्व को खो देता है। चुंबकत्व क्या कर लेगा, चुंबकत्व खो देगा, ठीक है ना, मतलब चुंबकीय गुण को खो देगा। मतलब ये लंबे समय तक चुंबकीय गुण अस्थायी रख सकता है स्टील। और जो लोहा है ना, ये क्या होता है, ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर क्या होता है, जल्दी चुंबकीय गुण को खो देता है, समाप्त हो जाता है इसमें से। नेक्स्ट हमारा आता है यह अपनी चुंबकीयता देर से यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है, ठीक है ना, मतलब यह अपनी चुंबकीयता देर से खोता है, ठीक है ना, मतलब देर से खोएगा, ठीक है, मतलब ये इसकी चुंबकशीलता जो है, चुंबकीय गुण है ना, ये देर तक रहता है, बहुत देर के बाद खोएगा, परंतु यह अपनी चुंबकीयता जल्दी खो देता है, ठीक है ना। अगला आता है, अगला इसकी अस्थायी चुंबकीय बनाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे लोहा जो है ना, इससे अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं, लोहे से। और स्टील से याद रखेंगे अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक ही मजबूत चुंबक होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको गुण है, एक मतलब तुलना करके याद करेंगे ना, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ समझ के होंगे। ये इम्पोर्टेंट 9th नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को याद करना है आपको। ये आप आराम से कर लीजिएगा, अदरवाइज इस पर वीडियो आप कहेंगे तो मैं वीडियो पर्सनली लेकर आऊँगा। अदरवाइज मैं कहूँगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना टॉपिक याद करेंगे बहुत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अच्छे तरीके से फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टा में हमें फॉलो कर लीजिएगा। खासकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। आवश्यक बात है वो आप सुन लीजिए तो याद रखेंगे। ओनली आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं आपको PDF नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे बेहतरीन आपको ये नोट्स दिया जा रहे हैं ओनली 199 में। ओनली 199 में फिजिक्स और केमिस्ट्री का संपूर्ण किताब के आपके नोट्स दिए जा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स के आपके 15 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के 16। मतलब टोटल अगर कहें तो 31 चैप्टरों का VVI सब्जेक्टिव नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। अब VVI फिर से इस 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नोट्स दिए जा रहे हैं। और ये सभी टाइपिंग नोट्स आपको मिलने वाले हैं, बेहतरीन नोट्स। तो इस नोट्स को लेकर आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे, इसलिए ये नोट्स बनाया है हमने। नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिए। व्हाट्सएप पर ओनली मैसेज करेंगे, वहाँ पे कहिएगा सर हमें बिहार बोर्ड का कंप्लीट नोट्स चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो इतना आप बता देंगे कि सर मैं बिहार बोर्ड का इंपॉर्टेंट हमें नोट्स चाहिए, तो हमारी टीम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगी। ओनली 199 है दोस्त। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।